जैसा कि आपको पता है हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 दो यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको कैसे करना है वो आज सीखेंगे। ठीक है, पहले तो ये देखो मेथड कौन सा है। मेथड यूज होगा इसमें सेपरेबल प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ये मेथड यूज़ होगा। जैसे उसमें रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, बाउंडेड टेक्निक, गोमोरी टेक्निक थी, यहाँ पे क्या है सेपरेबल प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। ठीक है, और हमें किसको सॉल्व करना है, एलएलपी को या आईपीपी को, किसको सॉल्व करना है, नॉर्म्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एनएलपीपी को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से किसको सॉल्व करना है, एनएलपीपी को सॉल्व करना है, नॉर्म्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। ठीक है, क्वेश्चन टाइप कैसे आता है वो मैं आपको बताती हूँ। 2023 में कैसे क्वेश्चन आया था, यूज सेपरेबल प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। जैसे वहाँ लिखा आता था यूज्ड रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेपरेबल प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एनएलपीपी, नॉर्म्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमम जेड दिया हुआ है, सच देट आपको सब्जेक्ट टू आपको एक कांस्टेंट दिया हुआ है, और सारे क्वेश्चन सेम होंगे, एक ही कांस्टेंट होगा, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। और जो मैक्सिमम जेड दिया होगा उसमें देखो लीनियर कुछ भी नहीं है, नॉन लीनियर है ना नाम, तो नॉन लीनियर है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, कभी लीनियर भी आ सकता है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सोल्यूशन देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, इस एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा यूनिट 3 से, यहाँ से आपके 20 मार्क्स पूरे बन जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, इजीली अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सॉल्यूशन में स्टेप 1 करेंगे, जो गिवन एनएलपीपी है, इन द गिवन एनएलपीपी। अब आपको ये नहीं लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये करो वो करो, नहीं, डायरेक्ट। अब जो गिवन एनएलपीपी है, वी हैव टू फंक्शन एज अ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर किसको बोलते हैं, जब कोई वेरिएबल की पावर लग जाती है तो उसे बोल देंगे नॉन लीनियर। क्योंकि लीनियर में क्या होते हैं, सारे वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, इट मीन्स वो लीनियर इक्वेशन होती है। बट यहाँ पे नॉन लीनियर फंक्शन कौन से होंगे, जिन वेरिएबल्स के पावर लगी हुई होगी। अब देखो इस जो गिवन एनएलपीपी है, इसमें कितने फंक्शन ऐसे हैं जो नॉन लीनियर है, गिनते हैं। देखो मैक्सिमम जेड में देखो x1 की पावर 2 तो एक फंक्शन ही हो गया, इसमें x2 की पावर 2 तो दूसरा फंक्शन ही हो गया, और कांस्टेंट में कोई फंक्शन है नहीं जो जिसकी पावर 2 3 4 5 कितनी भी हो, तो 2 फंक्शन हो गए हमारे पास नॉन लीनियर। तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव 2 फंक्शन एज अ नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर फंक्शन देखो मैक्सिमम जेड में तो उसको बोलेंगे f1, फर्स्ट फंक्शन के लिए f1, सेकंड फंक्शन के लिए f2। f1 फंक्शन किसका है, x1 का, f2 फंक्शन किसका है, x2 का, तो हम क्या बोलेंगे f1 x1 किसका है, क्या है उसका नॉन लीनियर कंपोनेंट क्या है, x1 स्क्वायर। ठीक है, ये f2 बोलेंगे इसको, अगर कोई तीसरा भी होता तो उसके लिए f3। ठीक है, f2 और किसका फंक्शन है, x2 का, तो x2 इक्वल टू क्या फंक्शन है, x2 स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कोई नॉन लीनियर फंक्शन होता तो हम इसके लिए यूज़ करते g1। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन के लिए g11, सेकंड फंक्शन के लिए g12, अगर कोई दूसरा कांस्टेंट होता तो g21 g22, तो g11 x1 का फंक्शन है तो g11 x1 आता है यहाँ पे जो भी वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे कोई नॉन लीनियर नहीं है, दो फंक्शन है तो दोनों को हमने बता दिया। ठीक है, मैक्सिमम जेड के लिए f1 f2 यूज़ करेंगे, कांस्टेंट के लिए g11 g12 ये यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट में कोई है नहीं, तो अब सेकंड स्टेप पे आओ। सेकंड स्टेप ये फिक्स है बेटा, ये स्टेप करने ही करने हैं हर एक क्वेश्चन में, कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द वेरिएबल्स आर, ब्रेकिंग पॉइंट, हमें ब्रेकिंग पॉइंट निकालने, कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं आपको, 2, x1 एंड x2, तो इन दोनों के ब्रेकिंग पॉइंट निकालने। ब्रेकिंग पॉइंट निकलेंगे कॉन्स्टेंट की हेल्प से। कॉन्स्टेंट क्या दे रखा है आपको, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6, तो आपको इक्वल लगा के यहाँ पे लिखना है इक्वेशन को, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6। इससे आपके ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द वेरिएबल निकलेंगे, वेरिएबल x1 और x2। ठीक है, फर्स्ट में आपको x1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो बताओ, x1 तो 0 हो गया, 2x2 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 3, x2 की वैल्यू 3 आई, तो हमें ब्रेकिंग पॉइंट 0 से लेने होते हैं, तो x2 की वैल्यू, x2 के ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 0 1 2 3, लास्ट से 3 तक चलना है, तो ये x2 के ब्रेकिंग पॉइंट हो गए। अब x1 के ब्रेकिंग पॉइंट निकालेंगे तो x2 को 0 रखेंगे, x2 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x1 इक्वल टू 6, x1 इक्वल टू 2, तो x1 के ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ से आएंगे, 0 1 2। ठीक है, तो ये x1 के ब्रेकिंग पॉइंट हो गए, ये x2 के ब्रेकिंग पॉइंट हो गए। अब आओ स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड पे देखो x1 के जो ब्रेकिंग पॉइंट आए वो सारे लिखने हैं x1 के नीचे।
फिर x1 से रिलेटेड कोई फंक्शन था क्या, यहाँ पे फंक्शन पे देखो ये x2 का है, ये x1 का, तो हम क्या बोलेंगे f1 x1, ये x1 से ही रिलेटेड फंक्शन है ना। फिर वेट आपको करना होगा। अब देखो यहाँ पे जो f1 x1 है, ये सारी वैल्यू f1 x1 में पुट करेंगे। अगर x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये 0। x1 की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये आ गया 1। ठीक है, x1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो बताओ क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा स्क्वायर है, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेट कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट डिजिट को W11, सेकंड को W12, थर्ड को W13, ये फिक्स है, ऐसे ही मानना है। अब बताओ x2 के ब्रेकिंग पॉइंट क्या थे, 0 1 2 3। ठीक है, तो इस x2 से रिलेटेड फंक्शन कौन सा है, f2 x2 है ना, x2 स्क्वायर। अब बताओ पहले 0 रखेंगे इस फंक्शन में तो क्या आएगा, 0। 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1। 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 आ गया। x2 की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 आ गया, 9 आ गया ना। अब इसके वेट को क्या बोलेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, W21 W22 W23 W24। ठीक है, तो ये वेट हमने निकाल लिया है। अब बस यहीं से ही हमें वैल्यूज़ निकालनी है, x1 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी, f1 x1 की वैल्यू क्या होगी, f2 x2 की वैल्यू क्या होगी। इनको x1 की वैल्यू क्या होगी, 0 W11, 1 W12, 2 W13। f1 x1 की वैल्यू क्या होगी, f1 x1 मतलब x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 W11, 1 W12 प्लस 4 W13। ऐसे ही x2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 0 W21 प्लस 1 W22 प्लस 2 W23 प्लस 3 W24। f2 x2 मतलब x2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 W21 प्लस 1 W22 प्लस 4 W23 प्लस 9 W24। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हो जाएगी। और बस इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप। सो वी गेट x1 की वैल्यू जो आपको मैंने बताई वो सारी लिख दी मैंने, x2 की वैल्यू लिख दी। x1 के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है वेट के कॉलम को, x2 के कॉलम में क्या करेंगे, x2 के ब्रेकिंग पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट से। ठीक है, तो f1 x1 क्या था, ये x1 स्क्वायर था, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, ये x2 की इस वैल्यू मैंने लिख दी। अब बताओ मैक्सिमम जेड, अब आपको नया NLPP बनाना है, तो मैक्सिमम जेड क्या था अपना, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर था। ठीक है, ऊपर देखो आपने f1 x1 की वैल्यू निकाली, f2 x2 की वैल्यू निकाली, ये x1 स्क्वायर x2 की स्क्वायर की तो वैल्यू है ना ये, तो x1 स्क्वायर, सबसे पहले x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर की वैल्यू है रही, ये ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई यहाँ तक समझ में आया। अब बताओ आपके पास एक कांस्टेंट था, ये वाला, ये कांस्टेंट था, इसमें लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन हटाने के लिए कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, S1, तो S1 ऐड किया तो मैक्सिमम जेड में भी S1 0 लग के हो जाएगा, 0 S1, तो इसमें S1 ऐड किया ताकि इक्वल का साइन आ जाए। ठीक है, इक्वल का साइन आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 3x1, x1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, x2 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करो x1 को, 3x1 आ जाएगा। x1 क्या है, 0 W1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 W1, 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 W12, 3 W12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 W13, 6 W13 प्लस आगे आओ, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का 2x2 बनाना है ना हमें, प्लस करके 2x2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 W21 प्लस 2 W22 प्लस 4 W23 प्लस 6 W24, 6 W24 पे आ गया। और S1 हमने ऐड किया है इक्वल टू ये 6, लेस देन इक्वल टू 6 था, अब इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो ये दो को, एक तो मैक्सिमम जेड आ गया आपके पास, एक सच दैट आ गया, मतलब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट आ गया। अब ये ध्यान रखना जो आपने माना है ना W11 से लेकर W13 4x1, तो ये सारी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ऐसे ही W21 से लेकर W24 तक की वैल्यू सारी 0 से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो S1 है वो क्या है, स्लैक वेरिएबल है, तो मैंने लिख दिया है S1 इज ए स्लैक वेरिएबल। अब क्या, अब देखो यहाँ पे आपको, अब देखो क्या होगा, जो आपने वेट माना है x1 के लिए क्या था, W11 W12 13 तक था, 3 क्या थे ब्रेकिंग पॉइंट थे, 0 1 3, तो 3 वेट आ गए। इन तीनों को ऐड करेंगे तो इक्वल में 1। ऐसे ही जो x2 के लिए वेट थे,
तो इधर देखेंगे तो x2 के लिए जो वेट माने थे W21, 22, 23, 24 इन सबको ऐड करेंगे तो भी इक्वल 1 करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट एक ही है तो कांस्टेंट अब ये 2 और हो गए तो 3 कांस्टेंट हो गए। ये 3 कांस्टेंट से हमें टेबल बनानी है। फर्स्ट कांस्टेंट तो जो दिया हुआ था वो उसको हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया W1 W2 लगा के। सेकंड कांस्टेंट जो x1 के लिए आपने वेट माने हैं उनको इक्वल 1 करना है, x2 के लिए जितने भी वेट माने उनको इक्वल 1 करना है। तो 3 कांस्टेंट हो गया आपके पास, मैक्सिमम जेड आ गया अबाउट टेबल पे। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल क्या होगी, सी जे क्या होगा, मैक्सिमम जेड यहाँ से देखना है आपको। पहले CB BXB। अब पहले ये लिखो कि कौन कौन से वेरिएबल आपके पास है, W11 W12 13, फिर W21 22 23 24, ठीक है। और S1 जो हमने लेट किया है स्लैक वेरिएबल, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो कोफिशिएंट है मैक्सिमम जेड में, देखो W11 का कोफिशिएंट 0 0, W12 का 1, W13 का 4, W21 का 0, W22 का 1, W23 का 4, W24 का 9 और स्लैक वेरिएबल का 0, ठीक है। अब आओ यहाँ पे आपको, यहाँ आप पहले नहीं मान सकते हैं वैल्यू। पहले आप क्या करोगे, ये सारे कोफिशिएंट को फिल करोगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा 0 3 6 0 2 4 6 1, 0 3 6 0 2 4 6 1, ठीक है। अब सेकंड कांस्टेंट कहाँ से आएगा, ये देखो ये आपने बनाया ना, ये इनकी वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी, 1 1 1 1 1 1 और आगे सबकी वैल्यू 0। ऐसे ही सेकंड लास्ट कांस्टेंट क्या है, W21 से वैल्यू तो 1 1 करनी है और उससे पहले W21 से वैल्यू तो 1 करनी है, 1 1 1 1 और इससे पहले दे नहीं रखी इसमें वेरिएबल तो 0 0 0 और लास्ट वाले में भी 0, ठीक है। तो अब आपको ये वैल्यूज़ कहाँ से रखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है वो। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये है तो ये S1 का है तो S1 पहले आएगा, ठीक है। अब बीच में 1 होना चाहिए, ये रहा, ये सेकंड कॉलम W11 के कोरस्पॉन्डिंग है, W11 आ गया। अब लास्ट में 1 होना चाहिए, ये रहा, ये बन रहा है 0 0 1 तो ये W21 के कोरस्पॉन्डिंग है W21, तो ये आ गए हमारे बेसिस। और ये कहाँ से आएंगे, देखो इसके इक्वल में क्या है 6, इसके इक्वल में 1, इसके इक्वल में 1 6 1 1, ठीक है। ये वैल्यूज़ ऊपर से आइए, S1 का कोफिशिएंट 0, W11 का कोफिशिएंट 0, W21 का कोफिशिएंट 0, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे हमें देखना है मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा बेटा, यहाँ पे -9, ठीक है। -9 इज मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू W24 W कोरस्पॉन्डिंग टू W24, W24 के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। W24 इसका मतलब एंटर होगा। अब यहाँ पे ये आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम W24 को तभी एंटर करवा सकते हैं जब बेसिस में उसका कोई नेबरिंग एलिमेंट हो, लेकिन उसका कोई फारेस्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे W24 तभी एंटर कर सकता है जब W23 हो या फिर W25 हो, लेकिन अगर उसका कोई फारेस्ट एलिमेंट है तो एंटर नहीं करेगा। W24 का फारेस्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, W21 W22, ठीक है। तो यहाँ पर W21 है ना, तो यहाँ पे देखो W21 है ना, W24 तभी एंटर कर सकता है जब उसका फारेस्ट एलिमेंट उसके बेसिस में ना हो, मतलब W21 दूर का एलिमेंट। जैसे W24 का दूर का एलिमेंट कौन सा होगा, W21 और W22। W23 तो जस्ट इसके पास ही हो गया तो वो W23 तो हो सकता है, लेकिन W21 W22 इसके बेसिस में नहीं होना चाहिए, जैसे W21 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है, अगर ये बाहर निकल जाता है डिपार्टिंग वेक्टर बन जाता है तब तो W24 आ जाएगा। चेक करते हैं डिपार्टिंग वेक्टर बनेगा कि नहीं। डिपार्टिंग वेक्टर के लिए कैसे चेक करते हैं, XB डिवाइडेड बाय जो एंटर कर रही है वो रो, 6 डिवाइडेड बाय 6 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनाइट आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आएगा। दोनों की वैल्यू 1 1 है तो हम किसी को भी डिपार्ट कर सकते हैं। हम S1 को तो करेंगे नहीं, W21 को करेंगे, क्योंकि W21 अगर डिपार्ट नहीं होगा तो W24 एंटर नहीं कर पाएगा। तो W21 को बाहर निकालेंगे, निकल रहा है इजीली, तो हम क्या बोलेंगे, W21 क्या है, एंट्रिंग वेक्टर। सो W24 सो W24 इज एंट्रिंग वेक्टर। मैंने आपको बता दिया W24 कैसे एंटर करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये भी बता दिया मैंने।
W24 तभी एंटर करेगा जब यहाँ पे कोई W21 या W22 नहीं हो। W23 हो सकता है। अब आपने देखा W21 तो है, लेकिन ये निकल भी तो रहा है। अगर नहीं निकलता तो ये नहीं आ पाएगा। निकल रहा है ना ये, क्योंकि रेशो मिनिमम रेशो आ रहा है, डिपार्ट कर रहे हैं तो डिपार्टिंग हो रहा है, तो W24 एंटर कर रहा है। और डिपार्टिंग वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया मिनिमम रेशो निकालना होता है एक्स भी डिवाइडेड बाय जो एंटर कर रहा है उसको। यहाँ पे देखो फॉर डिपार्टिंग वेक्टर क्या किया, मिनिमम ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 1। तो मिनिमम क्या है इन सबका 1, 6 डिवाइडेड बाय 1। तो हम इसको बाहर निकालेंगे। ये 1 किसके कोरस्पॉन्डिंग था, W21 के कोरस्पॉन्डिंग। 1 इज मिनिमम विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू S1 एंड W21। वी विल चूज W21 बिकॉज इन द XB देयर मस्ट नॉट बी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फारेस्ट एलिमेंट ऑफ W24। उसके बेसिस में फारेस्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए W24 का, और ये फारेस्ट एलिमेंट है तो इसको ही चूज़ करेंगे, इसको ही निकालेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया हुआ है W24 का, ये W23 है, ये तो नेबर एलिमेंट है, नियरेस्ट एलिमेंट है, तो ये हो सकता है। बट W24 दूर के एलिमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसको निकालना ज़रूरी होता है। तो ये फारेस्ट एलिमेंट है तो ये निकल रहा है ना, तभी ये एंटर करेगा, ठीक है। सो W21 इज डिपार्टिंग वेक्टर, W21 इज डिपार्टिंग वेक्टर। अब आओ सेकंड सिंप्लेक्स टेबल पे, आपको एंटरिंग का पता चल गया, डिपार्टिंग का पता चल गया, ठीक है। एंटर कौन कर रहा था, W24 कर रहा था, W21 यहाँ पे था, W21 निकल गया तो देख लो W24 आ गया है, ठीक है। ये दोनों सेम रहेंगे, इनके कोफिशिएंट भी सेम रहेंगे। W24 का कोफिशिएंट क्या है 9, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ W24 एंटर कर रहा था, लास्ट टेबल देखते हैं यहाँ पे, W24 एंटर कर रहा था और W21 निकल रहा है, तो कॉर्नर पे ये, तो ये क्या है, की एलिमेंट है, 1 इज़ द की एलिमेंट, 1 की एलिमेंट है। तो देखो ये ऑलरेडी 1 है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये ऑलरेडी 1 है तो ये रो पूरी ऐसे कैसे आ जाएगी, 1 0 0 4 1 1 1 1 0। तो देखो 1 0 0 1 1 1 1 और 0, ठीक है। अब देखो टेबल में 1 के ऊपर वाला एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, तो ये टेबल भी, ये रो भी ऐसे कैसे आ जाएगी, बट ये 0 नहीं है, तो इसके लिए करना पड़ेगा। तो पहले ये वाली रो लिखो, ये सेम आएगी, ठीक है, 1 1 1 1 0 0 0 0 0। अब ऊपर वाली रो चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाली रो में 0 नहीं है, तो इसको मॉडिफाई करेंगे तो मुझे आगे वाली रो मिलेगी, फर्स्ट रो। तो पहले इसको लिखेंगे वर्टिकली 6 0 3 6 0 2 4 6 1। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 6 0 3 6 0 2 4 6 1। अब इन सब में से माइनस करेंगे क्या, जस्ट की एलिमेंट के जस्ट उसी रो में आने वाला एलिमेंट, की एलिमेंट ये रहा, इस रो में कौन सा एलिमेंट आ रहा है 6, तो यहाँ से 6 माइनस करेंगे सब में से। सब में मैंने 6 माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, जो न्यू रो बनी थी, न्यू रो लास्ट वाली थी, 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0। सॉल्व करेंगे 6 माइनस 6 0, ये 0 हो जाएगा। तो ये देख लो ये ऐसे कैसे आ रही है, ये टेबल 0 0 3 6 आ गई। अब हमें वापस देखना है एंटरिंग और डिपार्टिंग एलिमेंट, ठीक है। अब देखो मोस्ट नेगेटिव कौन सा इसमें, -4 नेगेटिव है ना मोस्ट, तो लेकिन -4 का एंटर नहीं कर रहा, बताओ क्यों, वही दिक्कत हो गई होगी जो मैंने बोला था, तो -1 वाला एंटर करवा रहे हैं। पहले इसका चेक करेंगे -4 का क्यों नहीं कर रहा है। देखो -4 को एंटर करवाएंगे, इट मीन्स W13 एंटर करेगा। W13 एंटर तभी कर सकता है जब उसका फॉरेस्ट एलिमेंट उसे इस बेसिस में ना हो। फॉरेस्ट एलिमेंट मतलब W11, जैसे W1 वाली रो कौन सी, ये वाली है, W13 है, W11 है, W12 है। W13 तभी एंटर कर सकता है जब W11 ना हो, W12 हो सकता है, नेबर है तो सेंड कर सकता है, लेकिन फॉरेस्ट एलिमेंट क्या है, W11 ये रहा। अगर ये डिपार्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं डिपार्ट होता है कि नहीं। 0 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा 1, 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा इन्फिनाइट। तो 0 डिवाइडेड बाय 6 0 मिनिमम है ना, तो 0 मिनिमम है तो मतलब S1 निकल रहा है, तो ये तो निकल ही नहीं रहा, तो ये एंटर कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था ये एंटर नहीं करेगा, ये एंटर नहीं करेगा। तो मोस्ट नेगेटिव के बाद वाला एलिमेंट लो -1, तो -1 को एंटर करवाते, देखो 1 2 एंटर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये भी इसका नेबरिंग एलिमेंट है, ये भी नेबरिंग एलिमेंट है, दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉरेस्ट एलिमेंट तो कोई नहीं है। अगर W14 होता तो चेक करते, W14 इसमें तो नहीं है ना,
तो दोनों दोनों एंटर कर सकते हैं, तो इसमें तो डिपार्टिंग वेक्टर देखने की जरूरत नहीं है, ये एंटर कर सकता है क्योंकि W11 इसका नेबरिंग एलिमेंट है, ये 2 4 तो देखना नहीं है, ठीक है। हेयर मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज -4, सो W13 इज एंटरिंग इफ इन द XB W11 कैन बी डिपार्टेड। ये तभी एंटर कर सकता है जब W11 डिपार्ट हो सके, लेकिन हमने देखा बाय डिपार्टिंग वेक्टर मिनिमम ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 0, 0 इज मिनिमम कोरस्पॉन्डिंग टू S1, सो वी विल एंटर। S1 डिपार्ट हो रहा है तो हम नहीं करवा सकते ना, तो सो वी विल एंटर द W12, तो हमने W12 को एंटर करवाया। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। W12 को एंटर करवाया बिकॉज W11 कैन लाइज इन बेसिस, क्योंकि W11 उस बेसिस में रह सकता है, क्योंकि W1 क्या है, उसका नेबरिंग एलिमेंट है। तो हमने किसको एंटर करवाया, W11 को, W12 को। अब बताओ बाहर कौन सा निकलेगा, चेक करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 3 0 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनाइट। तो मिनिमम रेशो 0 डिवाइडेड बाय 3 का आ रहा है, तो S1 बाहर निकलेगा। ये एंटर कर रहा है, S1 बाहर निकल रहा है, कॉर्नर यहाँ बन रहा है, तो 3 क्या है, की एलिमेंट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब 4 डिपार्टिंग वेक्टर के लिए वही क्या, 0 आ रहा है तो S1 निकलेगा बाहर, और 3 क्या है, की एलिमेंट है। अब बताओ न्यू रो बनेगी, CJ सेम रहेगा, सेकंड रो सेम रहेगा। अब बताओ यहाँ पे S1 था, S1 की जगह कौन आ गया, W12, और ये दोनों सेम रहेगा, इन दोनों के कोफिशिएंट भी सेम रहेगा। W12 का कोफिशिएंट यहाँ से देखना पड़ेगा आपको, 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। की एलिमेंट 3 था, 3 को 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 का डिवाइड किया तो 0 0 1 ये आ गई नई रो 3 से डिवाइड करने पर। अब जो देखो 3 से डिवाइड किया, 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड किया, ये तो 0 ही रहेंगे, 3 ये 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे वाली रो, ये तो 0 है ऑलरेडी 0, तो ये रो तो सेम रहेगी, ठीक है। ये 1 है तो इसको चेंजेस करेंगे तो हमें सेकंड रो मिलेगी वहाँ पे, और थर्ड रो एज इट इज़ आ जाएगी। सेकंड रो के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको वर्टिकली लिखेंगे, 1 1 1 1 और 0 0 0 0। ये देखो मैंने लिख रखा है 1 1 1 1 0 0 0 0 0। माइनस करेंगे जस्ट की एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट, की एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट क्या है, 1 1 1 1 1 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रो क्या थी, 0 0 1 2 -2 -4/3 -2/3 0 1/3, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेकंड रो मिल जाएगी, ठीक है। नई रो से हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, नई रो मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको हेयर, अब आपको मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट -2 अकेला ही दिखाई दे रहा है, -2 इज मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, और -2 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, W13। W13 तभी एंटर कर पाएगा जब W11 उसके बेसिस में ना होगा, है W11 है, तो मतलब इसको डिपार्ट करना पड़ेगा इसको एंटर करवाने के लिए। चेक करते डिपार्ट हो रहा है कि नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, ये डिवाइड करेंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव एलिमेंट आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनाइट, तो ये W12 के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये डिपार्ट हो रहा है, ये जो डिपार्ट हो ही नहीं रहा, ये डिपार्ट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, तो इसको एंटर नहीं करवा सकते, इसको एंटर नहीं करवा सकते तो और कोई माइनस डिजिट है भी नहीं, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन आ गया है। समझ में आया मैंने क्या कहा, इसको एंटर करवाना है क्योंकि ये नेगेटिव एलिमेंट है, W13 एंटर करेगा, और ये तभी एंटर करेगा जब W11 ना होगा। W11 है यहाँ पे, ये डिपार्ट हो नहीं रहा, हमने चेक किया ये डिपार्ट नहीं हो रहा, तो हम इसको एंटर नहीं करवाएंगे। अब रीड करना जो मैंने लिखा है, सुनना ध्यान से। हेयर -2 इज मोस्ट नेगेटिव बट W13 कैन नॉट बी एंटरिंग वेक्टर बिकॉज देयर इज W11 इन XB, W11 है ना, विच इज़ नॉट डिपार्ट बाय मिनिमम ऑफ, ये डिपार्ट नहीं हो रहा जब हमने डिवाइड किया XB डिवाइडेड बाय W13 को, सो वी गोट आर फाइनल सोल्यूशन हेयर, तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या मिला आपको, W12 मिला 0, W12 0, W11 1, W11 1, W24 इक्वल टू 1, W24 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे, मैक्सिमम जेड में। मैक्सिमम जेड जो हमने रिसेंटली बनाया था वो क्या था, 0 W11 प्लस 1 W12 प्लस 4 W13 प्लस 0 W21 प्लस 1 W22 प्लस 4 W21 प्लस 9 W24 प्लस 0 S1, ठीक है, ये था। अब देखो जो मैक्सिमम जेड था इसमें इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी की वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, 1 W21 W12 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो गया, W13 की वैल्यू नहीं है ना, तो ये 0 हो जाएगा ये ऑलरेडी, ठीक है। W21 की वैल्यू नहीं है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा,
और जीरो है ही। W22 की वैल्यू भी नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा। W23 की वैल्यू भी नहीं है, ये भी जीरो हो जाएगा। W24 की वैल्यू है 1, तो W24 की वैल्यू 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 हो जाएगा। और S1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि ये जीरो है। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये सब जीरो हो गया, तो 9 ही बचा ऑलरेडी। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम जेड की वैल्यू क्या आएगी, 9। तो मैक्सिमम जेड की वैल्यू क्या है, 9। दिस इज़ योर ऑप्टिमल सोल्यूशन, यही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन करना है। ये है ही टाइप का क्वेश्चन करने का, तो इसी टाइप से क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। 2022 का क्वेश्चन करेंगे।